एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और हमें फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम है हैतेंग। वो चाइना के छोटे से गांव मेवान में बैठी हुई थी। हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत सैड है और मिजरेबल हालत में बैठी हुई रो रही है। वो एक लेटर लिख रही थी, बेसिकली एक सुसाइड लेटर था। और हमें उसके लेटर के नरेशन में ये पता चलता है कि उसकी दादी की रीसेंट डेथ हुई है। वो उन्हें इस लेटर में याद कर रही है। वो लेटर लिखने के बाद बाहर आकर ये लेटर एक रेड मेल बॉक्स में डाल देती है। उस लेटर बॉक्स के आसपास एक ऑरेंज कैट घूम रही थी। अब टाइमलाइन शिफ्ट होती है 2026 में और अब वही कैट एक छोटे से सर्वेंट क्वार्टर, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड की रहने की जगह थी, वहाँ पर गुजरती है। बाहर से गेट के स्लैमिंग करने की बहुत जोर जोर से आवाज आती है, तो चौकीदार बाहर उठकर देखने जाता है, लेकिन बाहर उसे कोई नहीं मिलता, बल्कि एक रेड लेटर बॉक्स होता है और उसके ऊपर वही कैट होती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दो लोग दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड है और एक बूढ़ा आदमी है, और ये दोनों बहस कर रहे हैं लेटर बॉक्स की वजह से। सिक्योरिटी गार्ड उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि ये लेटर बॉक्स एक यूजलेस कबाड़ है, यहाँ से ना लेटर आ सकता है और ना ही जा सकता है। मगर इसकी ये बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से अनॉय होकर जाने लगता है और तभी उस आदमी की बेटी आकर उसे घर ले जाती है। अब वो दोनों अपार्टमेंट आ जाते हैं। अपार्टमेंट के ओनर ने उन्हें घर खाली करने के लिए नोटिस दे दिया था, जिसकी तैयारी वो लोग करने लगते हैं। नियान अपने फादर को समझाती है कि उन्हें अब ये घर खाली करना होगा, वरना तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी। मगर उसके डैड बहुत ज्यादा बहाने करने लगते हैं और ये सब कुछ वो उसी लेटर बॉक्स की वजह से कर रहे थे। लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से शिफ्ट होने की तैयारी करने के लिए सामान पैक करने लगती है और दूसरी तरफ उसके डैड एक लेटर लिख रहे थे। सुबह होती है और उसके डैड का लेटर उसे मिलता है। इसमें लिखा था वो नियान को तंग नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से वो कुछ टाइम के लिए यहाँ से जा रहे हैं। वो उन्हें ना ढूंढे। नियान को अपने डैड की फिक्र होने लगती है और साथ ही उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लगता है, क्योंकि वो अपने डैड पर गुस्सा हो गई थी। और अब वो उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन चली जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद उन्हें एक CCTV फुटेज मिलती है जिसमें उसके डैड फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे। वो पुलिस ऑफिसर्स को कहती है कि वो पुलिस ऑफिसर्स को कहने लगती है कि आप लोग उसी फैक्ट्री में दोबारा से चेक करें। मगर वो लोग उन्हें बताते हैं कि उन्होंने सब जगह चेक कर लिया है, इस वजह से वो दोबारा वहाँ नहीं जा सकते और जैसे ही उनकी कोई अपडेट आएगी तो वो उसे सबसे पहले बता देंगे। अब पुलिस स्टेशन से वापस अपने घर जाते हुए नियान को सिक्योरिटी गार्ड मिलता है और क्या वो अपने डैड को ढूंढ रही है, जिस पर नियान को बहुत हैरत होती है कि ये सब उस सिक्योरिटी गार्ड को कैसे पता है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड नियान को बताने लगता है कि उसके डैड वहाँ पर उसी तरह जैसे वो रोज लेटर बॉक्स के पास आ जाते हैं, उस दिन भी आए थे और वो उसके डैड को रोकने की कोशिश कर रहा था। मगर उन्होंने कहा कि उन्हें बस एक लेटर को पोस्ट करना है और वहाँ से वो चले जाएंगे। वो उस लेटर को लेटर बॉक्स के अंदर डाल देते हैं और डालते ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। और उसके बाद वही कैट उस मेल बॉक्स के आसपास घूमने लगती है और फिर इसके बाद वो लेटर वहाँ से गायब हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड नियान को उसी लेटर बॉक्स के पास ले जाता है, लेकिन नियान को अभी भी उस पर यकीन नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो उस लेटर बॉक्स को चेक करने लगती है, मगर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी वहाँ पर वही ऑरेंज कैट आती है और उस कैट के साथ एक लेटर भी, जो कि 1991 से आया था और उसे किसी और ने नहीं बल्कि हैतेंग ने भेजा था। अब हमारी टाइमलाइन शिफ्ट हो जाती है 1991 मेवान टाउन में। हमें मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नाम है यीशन। वो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। यीशन और उसके दोस्त सब मिलकर डेब्ट कलेक्टिंग का काम किया करते थे। अब उन तीनों को उनका लीडर ये ऑर्डर करता है कि उन्हें किसी येबू नाम के आदमी के घर जाकर 1000 युआन, जो कि इंटरेस्ट के पैसे हैं, वो कलेक्ट करने हैं। वो सब येबू के घर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। येबू के घर पहुंचकर उन्हें ये पता चलता है कि येबू की मदर की डेथ हो चुकी है और इसके बावजूद वो अपने घर पर नहीं है। लेकिन उन सबको वहाँ पर हैतेंग दिखती है, जो कि अपनी ग्रैंड मदर की फोटो के आगे रो रही थी और उनके लिए प्रे कर रही होती है। वो सब लोग हैतेंग को बताते हैं कि वो यहाँ पर येबू के उधार लिए हुए पैसे वापस लेने के लिए आए हुए हैं, लेकिन हैतेंग उन्हें जवाब देती है कि उसके फादर यहाँ पर नहीं है। वो सब हैतेंग की बातों को इग्नोर करते हुए उसके घर का सामान बाहर ले जाने लगते हैं। ये सब देखकर हैतेंग उन्हें बताती है कि आज उसकी ग्रैंड माँ की फ्यूनरल का 7वां दिन है। ये सब सुनने के बाद वो सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उन तीनों में से एक दोस्त उसकी ग्रैंड माँ के रूम में जाकर उनके बचे हुए आखिरी पैसे, जो कि उन्होंने हैतेंग के लिए छोड़े थे, वो लेकर आ जाता है। उसे ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आने लगता है। वो उन तीनों को रोकने की कोशिश करती है, मगर फिर यीशुन उसे बताता है कि वो तीनों सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। और फिर जब वो तीनों हैतेंग के घर से बाहर आने लगते हैं, यीशुन एक बूढ़े आदमी की कार्ट से टकरा जाता है
उसका कुछ सामान नीचे गिर जाता है जिसे यीशुन उठाकर रखने में मदद करता है और साथ ही वो देखता है कि उसके पास एक रेड लेटर बॉक्स है और उसके ऊपर एक ऑरेंज कैट बैठी हुई है। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और ऐसे ही उन तीनों दोस्तों का दिन और लोगों से डेब्ट कलेक्टिंग में गुजर जाता है। जब शुन अपने घर पर जाता है तो हमें पता चलता है कि वो एक ऑर्फनेज है और एक छोटे से घर में अकेला रहता है और जो पैसे वो अर्न करता है उन्हें सेव कर लेता है। अब रात में छा अपने बॉस बाव के पास जाता है और उसका बॉस छा से पूछने लगता है कि उसने यीबू के पैसे अभी तक उसे क्यों नहीं दिए। अपने बॉस को जवाब देते हुए छा बताता है कि यीबू की मदर की रिसेंटली डेथ हुई है और फिर उसका बॉस उसे कहता है कि इस चीज की उसे कोई फिक्र नहीं है, वो जल्द से जल्द यीबू से पैसे लेकर आ जाए। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन पर और हमें दिखाया जाता है शुन जो कि अपना सीनियर ईयर दोबारा से ज्वाइन कर रहा है। मिस्तान उसे समझाती हैं कि वो सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाए क्योंकि वो पहले ही अपना सीनियर ईयर फेल कर चुका है। इसके बाद वो दोनों क्लास में आते हैं। क्लास में आते ही मिस्तान शुन को कहती है कि वो अपना इंट्रोडक्शन करवाए। वो इंट्रोडक्शन के नाम पर सिर्फ अपना नाम बताता है और देखता है कि वहाँ पर हैतंग बैठी हुई है, यानी हैतंग उसकी क्लासमेट है। क्लास खत्म हो जाती है और शुन क्लास से बाहर आने लगता है। बाहर दो लड़के शुन से उसके पुराने स्कूल और घर के बारे में पूछने लग जाते हैं और फिर वो उसको जबरदस्ती अपने साथ फुटबॉल खेलने के लिए कहते हैं। वो उन दोनों को इग्नोर कर बाहर आ जाता है। बाहर पहले ही हैतंग शुन का इंतजार कर रही होती है और वो उससे अपनी ग्रैंड मदर के पैसे मांगने लगती है तो शुन उसे बताता है कि वो पैसे उसके पास नहीं है, लेकिन हैतंग वो सब कुछ नहीं सुनती और उसे पुलिस के पास जाने की धमकी देने लगती है। फिर शुन हैतंग को बताता है कि अगर उसके फादर ने टाइमली वो पैसे उसके बॉस को वापस कर दिए होते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। उन दोनों की बात खत्म होती है और वहाँ पर हैतंग की दोस्त आ जाती है और फिर शुन वहाँ से चला जाता है और ये सीन शिफ्ट हो जाता है एक बुक स्टोर पर जहाँ पर हैतंग एज अ पार्ट टाइमर जॉब कर रही थी। अब उसी स्टोर के बाहर हैतंग कुछ काम कर रही होती है। तभी वो बूढ़ा आदमी जो शुन से टकराया था वो वहाँ पर आता है और हैतंग से कार्डबोर्ड्स मांगने लगता है क्योंकि वो कार्डबोर्ड हैतंग को फेंकने थे। इस वजह से वो उन बूढ़े आदमी को वो कार्डबोर्ड्स दे देती है और साथ ही वो देखती है कि उनके पास एक रेड लेटर बॉक्स रखा हुआ था जिसके ऊपर वही ऑरेंज कैट बैठी हुई थी और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन वही रेड बॉक्स बुक स्टोर के बाहर रखा हुआ था। हैतंग वहाँ पर आती है और वो ओनर से पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन उसके ओनर को उसका कुछ आइडिया नहीं था कि वो लेटर बॉक्स वहाँ पर कैसे आया। लेकिन फिर भी वो इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये लेटर बॉक्स उनकी स्कीम के काम आने वाला था जो उन्होंने अपने नई खोले हुए बुक स्टोर के लिए बनाई थी। और इसके साथ साथ वो हैतंग को बताते हैं कि हैतंग के लिए एक लेटर भी आया है। जैसे ही हैतंग उस लेटर को खोलती है वो कुछ वियर्ड फेसेस बनाती है और बहुत गुस्से में स्कूल जाने लगती है। हैतंग के स्कूल में कोई इवेंट होने वाला था और हर बच्चे से कुछ फंड्स कलेक्ट करने थे। हैतंग की क्लास की जिम्मेदारी हैतंग को दी जाती है। वो पूरी क्लास से फंड्स कलेक्ट करती है और आखिर में वो शुन के पास आती है। वो शुन से पैसे लेने के बाद शुन को बाहर आने के लिए कहती है। जब तक शुन और हैतंग क्लास के बाहर जाते हैं तब तक उनकी क्लास का एक स्टूडेंट हैतंग के बैग से वो लेटर निकाल लेता है और उसे पढ़ने लगता है और दूसरी तरफ हैतंग शुन से कहती है कि उसने उसे पहले ही बहुत तंग कर रखा है और अब वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करके उसे बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। वो इनडायरेक्टली उस लेटर के बारे में उससे कह रही थी और अगर अब शुन ने कुछ ऐसा किया तो वो डायरेक्ट पुलिस के पास जाएगी और स्कूल की मैनेजमेंट के पास जाकर शुन को स्कूल से निकलवा देगी। शुन को ये सब सुनकर बहुत हैरत होती है। वो उससे पूछने लगता है कि उसने किया क्या है। फिर हैतंग शुन को उस लेटर के बारे में बताती है जो कि उसे शुन की तरफ से आया था और वो एक लव लेटर है। मगर शुन उसे बताता है कि उसने कोई लेटर नहीं लिखा है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि हैतंग ऐसे क्यों कह रही है। फिर वो दोनों क्लास में जाने लगते हैं। क्लास में जाने पर हैतंग देखती है कि वही लड़का जिसने उसके बैग से लेटर निकाला था पूरी क्लास में वो लेटर पढ़कर सुना रहा होता है और उस लेटर को सुनने के बाद पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है और हैतंग का मजाक उड़ाने लगती है। हैतंग वो लेटर उस लड़के के हाथ से ले लेती है और उस लेटर को फाड़कर फेंकने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्तान आती है और उन दोनों को यानी कि हैतंग और शुन को अपने ऑफिस में ले जाकर बहुत ज्यादा डांटने लगती हैं। वो शुन से कहती हैं कि उसने अभी अभी ये स्कूल दोबारा ज्वाइन किया है और वो फिर से ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन शुन उन्हें मना कर देता है कि उसने कोई लेटर नहीं लिखा। फिर शुन और हैतंग दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं।
शुन क्लास में जाता है और उसी लड़के को जो कि लेटर पढ़कर पूरी क्लास को सुना रहा था, शुन उस लड़के से पूछने लगता है कि क्या लेटर उसने लिखा है, लेकिन वो लड़का मना कर देता है। तो फिर शुन उसे कहता है कि अगर इस लेटर के अंदर उसका हाथ हुआ तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो दोनों लड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मिस तान आती है और मिस तान के साथ होता है यीबू। यीबू आकर वहाँ पर अपनी बेटी और शुन दोनों को मिस तान के साथ ऑफिस में ले जाता है। ऑफिस में जाकर वो पूरी सिचुएशन को कामली डील करने की कोशिश करता है। शुन से तो वो बिल्कुल ठीक से बात कर रहा था, मगर अपनी बेटी को वो कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और ब्लेम वो अपनी बेटी के ऊपर डालने लगता है। उन सब की डिस्कशन खत्म होती है। मिस तान यीबू से सॉरी करती हैं और फिर वो तीनों यानी कि मिस तान, यीबू और हेतंग वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए मिस तान ने वो लेटर डस्टबिन में फेंक दिया था, मगर शुन उसी ऑफिस में था और वो उस लेटर को डस्टबिन से निकाल लेता है। शुन ने वो लेटर डस्टबिन से निकाल लिया था। अब वो उस लेटर को पढ़ने लगता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद उसे ये पता चलता है कि जो हैंड राइटिंग उस लेटर में लिखी हुई है वो एक्चुअल में शुन की ही हैंड राइटिंग है और उस लेटर में ये लिखा होता है कि वो हेतंग को इस टॉक्सिक लाइफ से आजाद कराना चाहता है और उसे अच्छी और सिक्योर जिंदगी देना चाहता है। ये लेटर पढ़ने के बाद उसे इतना तो पता चल गया था कि यीबू एक अच्छा आदमी नहीं है और उस लेटर की वजह से हेतंग को काफी परेशानी हो सकती है। दूसरी तरफ हेतंग और येबो अपने घर जा रहे थे। घर पहुंचने के बाद येबो अपनी बेटी को बहुत बुरी तरह मारने लगता है, उसके ऊपर एलिगेशंस लगाता है और पूछने लगता है कि क्या उसने शुन को किस किया है। वो अपनी बाउंड्री क्रॉस कर चुकी है और साथ ही वो उसकी क्लास फंड के पैसे जो हेतंग ने जमा किए थे वो गैम्बलिंग करने के लिए वहाँ से ले जाता है। येबो एक बहुत बुरा आदमी था जो कि अपनी बेटी के पार्ट टाइम के पैसे और साथ ही उसकी सेविंग के पैसे ले जाया करता था गैम्बलिंग करने के लिए और घर में उसे मारता था और बाहर वालों के सामने वो अच्छा बनने का नाटक करता था। अब हेतंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस एम्बेरसमेंट को कैसे हैंडल करेगी। वो अपने क्लासमेट्स को और टीचर को किस तरह फेस करेगी। वो क्या बताएगी कि उसके फादर गैम्बलिंग करने के लिए उनके पैसे लेकर चले गए हैं। इस वजह से वो ये डिसाइड करती है कि आज वो यीबू को मार देगी और साथ ही वो खुद सुसाइड कर लेगी। अब वो एक लेटर लिखने लगती है और ये वही लेटर है जहाँ से ड्रामा की ओपनिंग हुई थी। वो इस लेटर में लिखती है कि वो जिंदगी से थक चुकी है। ये वो एक बहुत बुरा आदमी है। वो अपनी माँ को भी नहीं ढूंढ पाई और अब तो उसकी दादी भी जा चुकी है। जिंदगी जीने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। ये सब लिखकर वो उस लेटर को उसी रेड लेटर बॉक्स के अंदर डाल देती है और वहाँ से वो यीबू की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ शुन ने ये डिसाइड कर लिया था कि जो पैसे उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर हेतंग के घर से लिए थे वो पैसे शुन अपनी सेविंग में से हेतंग को वापस कर देगा। वो हेतंग के घर जाता है मगर हेतंग वहाँ पर नहीं होती, तो वो समझ जाता है कि वो मुश्किल में है। इसलिए अब शुन भी येबू को ढूंढने चला जाता है। हेतंग वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसके फादर गैम्बलिंग करते हैं। वो उन्हें मारने ही वाली थी, तभी वहाँ पर शुन आकर हेतंग को पकड़ लेता है और वहाँ से बाहर ले जाता है। वो हेतंग को समझाता है कि येबू जैसे आदमी पर वो अपनी जिंदगी जाया ना करे। अगर उसने येबू को मार दिया तो उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी और उसका यूनिवर्सिटी जाने का ख्वाब भी खत्म हो जाएगा। मगर अभी भी हेतंग गुस्से में होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी दो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर आते हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आ जाते हैं। पुलिस स्टेशन में पहले ही येबू बैठकर पुलिस ऑफिसर्स को अपनी बेटी के बारे में काफी ज्यादा शिकायतें कर चुका था कि वो एक साइकोटिक इंसान है, उसे बीमारी है। उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो इसी तरह हमले करने लगती है। जब हेतंग वहाँ पर आती है येबू को देखकर उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और दोबारा से वो उसे मारने के लिए आगे आने लगती है। तभी शुन पुलिस ऑफिसर्स को कहता है कि हेतंग को कुछ एंगर इश्यूज हैं। वो दोनों बाहर आते हैं और हेतंग शुन पर गुस्सा करने लगती है कि उसने उसे ऐसा क्यों कहा। शुन उसे समझाता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो पुलिस ऑफिसर हेतंग को अरेस्ट कर सकते थे। अब हेतंग ये समझ चुकी थी, इसलिए शुन उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। घर पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक सिगरेट पड़ी हुई है। शुन हेतंग से पूछने लगता है कि क्या येबू स्मोकिंग करता है। हेतंग उसे बताती है कि येबू स्मोकिंग नहीं करता। तो वो समझ जाते हैं कि वहाँ पर बाव के आदमी अपने पैसे लेने के लिए आए हैं। वो वहाँ से भागते हैं, तभी बाव के आदमी उन दोनों को देख लेते हैं। शुन हेतंग को कहीं छुपा देता है और खुद वो उनसे लड़ने के लिए चला जाता है। अब जब वो वापस आता है तो वो हेतंग को अपने घर जाने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि वो अभी शुन के घर चले। शुन हेतंग को अपने घर लेके जाता है और वहाँ पर उसे रहने के लिए कहता है और वो खुद अपने फ्रेंड के घर चला जाता है। अब स्टोरी लाइन शिफ्ट हो जाती है 2026 में। वहाँ पर नियान और वही सिक्योरिटी गार्ड बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी नियान को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है। उसको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वहाँ पर पहुंचकर पुलिस ऑफिसर नियान से उसके फादर का आईडी कार्ड मांगने लगता है, मगर नियान उन्हें
बताती है कि उसके फादर ने कभी अपना आईडी कार्ड नियान को नहीं दिखाया, तो उसके फादर उसका आईडी कार्ड मांगने लगते हैं। नियान का आईडी कार्ड अच्छे से गो थ्रू करने पर पुलिस ऑफिसर को कुछ पता चलता है और वो नियान को ये बताता है कि उसके फादर जो उसके साथ अभी रहते हैं वो उसके असली फादर नहीं है। उसके असली फादर 20 साल पहले ही मर चुके हैं और जो आदमी अब नियान के साथ रह रहा है वो उसके फादर की आइडेंटिटी के साथ रह रहा है। नियान को समझ नहीं आता वो इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करे। वो घर जाती है और इधर उधर कुछ सामान देखने लगती है। उसे तभी एक कुकी बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स को खोलने पर उसके अंदर कुछ ट्रेन के टिकट्स मिलते हैं और एक पोस्ट कार्ड मिलता है और उस पोस्ट कार्ड पर लिखा हुआ था हैतंग 12 लेटर्स एपिसोड 3। नियान को कुछ ट्रेन टिकट्स मिले थे। ये ट्रेन टिकट्स पुशुई शहर के थे और अब सीन पुशुई शहर पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें एक न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसका नाम शेनजिंग था जो कि अपनी मॉम से मिलने के लिए अभी ही अब्रॉड से आया था। वो बार बार अपनी मॉम को कॉल कर रहा था मगर उसकी मॉम कॉल रिसीव नहीं करती, इसलिए वो डायरेक्ट घर जाता है। घर जाकर वो देखता है कि उसकी मॉम घर पर भी नहीं है। तभी उसके घर का टेलीफोन रिंग करने लगता है जिसे रिसीव करने पर उसे ये पता चलता है कि उसकी मॉम हैतंग की कार खाली और सुनसान हिल पर काफी दिनों से पार्क है। ट्रैफिक मैनेजमेंट कई बार कोशिश कर चुकी है हैतंग की फैमिली से कांटेक्ट करने की मगर किसी ने भी कोई कॉल रिसीव नहीं की है। ये सब सुनकर शेनचेंग को काफी शौक लगता है। फिर टाइमलाइन शिफ्ट होती है 1991 में। शुन अपने घर आता है। वहाँ पर हैतंग नहीं थी इसलिए वो समझ जाता है कि वो स्कूल जा चुकी है। अब शुन स्कूल आता है और अपनी क्लास में आकर देखता है कि जिस लड़के ने वो लेटर पढ़ा था और उस लेटर को पढ़कर पूरी क्लास में बताया था वो दोबारा से यही हरकत कर रहा है और वो हैतंग के बारे में रूमर्स फैला रहा है कि उसने अपने फादर को स्टैप किया था और उसके फादर की डेथ हो गई है। ये काफी इंटेंस रूमर्स थी, इस वजह से शुन को काफी गुस्सा आ रहा था। वो उस लड़के को आकर रोक देता है। दूसरी तरफ हैतंग मिस्तान से क्लास फंड के पैसों के बारे में बात कर रही थी कि वो कुछ दिनों बाद वो पैसे लौटा देगी। मिस्तान को हैतंग पर थोड़ा सा शक होता है कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हैतंग को कहती है कि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती है मगर हैतंग ऐसा नहीं करती है और अपनी क्लास में वापस आ जाती है। क्लास शुरू हुए कुछ टाइम ही होता है तभी हैतंग की फ्रेंड हैतंग को ये बताती है कि ये वो नीचे स्कूल में आकर तमाशे कर रहा है। अब हैतंग जो कि पहले ही क्लास फंड के पैसों की वजह से काफी परेशान बैठी थी वो नीचे भागती है और उसके पीछे पीछे शुन भी। वो नीचे जाकर ये देख के येबू ने पहले ही इतना ज्यादा तमाशा कर दिया था कि स्कूल के काफी ज्यादा स्टूडेंट वहाँ पर जमा थे, साथ ही प्रिंसिपल और मिस तान भी थी। वो उन सबको चीख चीख कर ये कह रहा था कि उसकी बेटी काफी ज्यादा बदतमीज हो गई है और उसने उसे स्टैप किया है जिसकी वजह से वो मरते मरते बचा है और वो सारा टाइम शुन के साथ गुजारती है। वो बहुत बिगड़ गई है। ये सब कुछ शुन सुन रहा था और उसे काफी गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह से वो एक जोरदार पंच येबू के फेस पर मारता है और फिर उन दोनों की लड़ाई होने लगती है जिसके बाद शुन के क्लासमेट येबू और शुन दोनों को अलग करते हैं। शुन और हैतंग अपनी क्लास में जाते हैं। दूसरी तरफ येबू प्रिंसिपल और मिस तान ऑफिस में आ जाते हैं। येबू प्रिंसिपल और मिस तान को काफी ज्यादा ब्लैकमेल कर रहा था कि एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर उसकी बेटी ये सब कुछ सीख रही है। उसके पास तो हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाने के पैसे तक नहीं है और फिर वो रोने लगता है क्योंकि स्कूल की रेपुटेशन खराब होने का खतरा था। इसीलिए प्रिंसिपल येबू को कुछ पैसे ऑफर करता है। ये काफी ज्यादा पैसे थे, इस वजह से येबू एक नाटक करता है कि वो उसे पैसे नहीं लेने, लेकिन बार बार प्रिंसिपल इंसिस्ट करता है और येबू वो पैसे रख लेता है। स्कूल के प्रिंसिपल मिस्तान को ब्लेम करने लगते हैं कि वो कैसा स्टूडेंट इस स्कूल में लेकर आई हैं जिसकी वजह से स्कूल की रेपुटेशन इतनी खराब हो रही है। प्रिंसिपल इन सब चीज़ों को संभालने की जिम्मेदारी मिस्तान को देते हैं। मिस्तान शुन के पास जाती है क्योंकि शुन एक ऑर्फन था और एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था, इसीलिए मिस्तान उसे अपने भाई जैसा प्यार करती थी। वो शुन को समझाने लगती है कि जो कुछ आज हुआ है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, उसे ऐसे येबू को मारना नहीं चाहिए था, वो इस वजह से सस्पेंड हो सकता है और उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। तो शुन मिस्तान को ये जवाब देता है कि येबू वैसे भी एक बुरा आदमी है और अगर मिस्तान चाहे तो उसे सस्पेंड कर सकती है। मिस्तान ही सुनकर काफी डिसअपॉइंट होती है और वो उसे सस्पेंड कर देती है। अब मिस्तान के पास हैतंग आती है और वो शुन के बारे में पूछने लगती है कि मिस्तान ने शुन को सस्पेंड क्यों किया है जबकि शुन की कोई गलती थी ही नहीं। मिस्तान कहती है कि हैतंग और शुन में से किसी एक को सस्पेंड होना ही था, तो यही अच्छा है कि शुन को सस्पेंड किया जाए क्योंकि हैतंग पढ़ने में काफी अच्छी है और उसे यूनिवर्सिटी जाना है। हैतंग मिस्तान को ये कहने लगती है कि वो शुन को वापस लेकर आए मगर मिस्तान उसे मना कर देती है। हैतंग काफी अपसेट हो जाती है और वो रोने लगती है। शुन स्कूल से बाहर आते ही
अपने फ्रेंड छा के पास जाता है। छा पहले ही गुस्से में था। वो शुन और उसके एक और फ्रेंड दोनों को मारने लगता है क्योंकि उन दोनों ने लड़कियों की वजह से बाओ के आदमियों से लड़ाई की है और अब बाओ उन दोनों के साथ कुछ भी कर सकता है। अब हैतंग स्कूल से बुक स्टोर आ गई थी। बुक स्टोर पर शुन हैतंग से मिलने के लिए आता है। वो उसके लिए सूप लेकर आया था। हैतंग और शुन दोनों बुक स्टोर के बाहर जाते हैं और सूप पीने लगते हैं। तभी हैतंग शुन को वो पैसे वापस करती है जो कि शुन ने मिस तान को दिए थे क्लास फंड के, और शुन हैतंग को उसकी ग्रैंड मदर के पैसे वापस कर देता है जो कि शुन और उसके दोस्तों ने मिलकर हैतंग के घर से लिए थे। शुन हैतंग को एक टेलीफोन नंबर भी देता है और वो हैतंग से कहता है कि जब भी उसे जरूरत पड़े वो शुन को कभी भी कॉल कर सकती है। शुन अपने घर आ जाता है और वो वही लेटर जो कि हैतंग ने फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया था उसे दोबारा से जोड़कर पढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ हैतंग अपना होमवर्क कर रही थी और शुन उसके घर के बाहर पहरा दे रहा होता है। फिर टाइमलाइन शिफ्ट हो जाती है 2026 में, जहाँ पर नियान अपनी फ्रेंड को हैतंग के बारे में बता रही थी। उसकी फ्रेंड सजेस्ट करती है इंटरनेट पर सर्च करने के लिए। अब नियान इंटरनेट पर मेवान टाउन के बारे में सर्च करती है। उसे ये पता चलता है कि मेवान टाउन 2004 में पुइशी शहर के अंदर आ गया था। अब नियान वहाँ का टिकट करती है और पुइशी शहर के लिए निकल जाती है। नियान को जो टिकट मिले थे वो पोशुई शहर के थे और इंटरनेट पर सर्च करने पर उसे पता चलता है कि मेवान टाउन पोशुई शहर के अंदर है। इस वजह से वो अब पोशुई शहर के लिए निकल जाती है। वो सिटी पहुंचने के बाद सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो हैतंग के बारे में पूछने लगती है और पुलिस ऑफिसर को कहती है कि वो उसकी दूर की रिश्तेदार है, मगर पुलिस ऑफिसर स्टिल उसे मना करते हैं और वो कहते हैं कि उनकी पॉलिसी में नहीं है कि वो किसी भी स्ट्रेंजर को किसी के घर का एड्रेस दे दे। वो पुलिस स्टेशन से बाहर आती है। नियान के पुलिस स्टेशन से बाहर आने के फौरन बाद ही वहाँ पर शेनचेंग आ जाता है। वो अपनी मॉम की मिसिंग रिपोर्ट यहाँ पर फाइल करवाने आया था। पुलिस ऑफिसर को काफी हैरत होती है और वो शेनचेंग को बताते हैं कि अभी एक लड़की आई थी जो कि आपकी मदर के बारे में पूछ रही थी। शेनचेंग फौरन से पुलिस स्टेशन के बाहर आता है और नियान को पकड़कर वापस पुलिस स्टेशन में आता है। उसे लग रहा था कि नियान ने उसकी मॉम को किडनैप किया है। नियान काफी समझाने की कोशिश करती है कि उसके फादर भी उसी दिन गायब हुए थे जब शेनचेंग की मदर गायब हुई, और इसकी कंफर्मेशन पुलिस ऑफिसर करवा लेते हैं। फिर वो दोनों यानी शेनचेंग और नियान शेनचेंग के घर आते हैं। शेनचेंग नियान को ये बताता है कि जब वो 10 साल का था तभी उसके मॉम एंड डैड ने डाइवोर्स ले ली थी, इसलिए वो अपने डैड के साथ अब्रॉड चला गया था और उसकी मॉम अकेले यहीं पर रहा करती थी। अब नियान को शेनचेंग के घर में एक कुकी बॉक्स मिलता है। ये बिल्कुल वैसा ही कुकी बॉक्स होता है जो कि उसे अपने डैड के पास से मिला था। वो उसे खोलने का ट्राई कर रही थी मगर शेनचेंग उसे रोकता है क्योंकि शेनचेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी स्ट्रेंजर उसके घर आकर उसकी चीजों को टच करे, इसलिए वो उसे रोक देता है। मगर शेनचेंग को अब भी नियान पर पूरा यकीन नहीं हुआ था, इसलिए वो नियान को कहता है कि जब तक उसके डैड शेनचेंग की मॉम मिल नहीं जाती और तब तक वो दोनों अपने मॉम और डैड को साथ मिलकर ढूंढेंगे। नियान मान जाती है और फिर वो दोनों एक ट्रेन स्टेशन पर आते हैं। इस ट्रेन स्टेशन पर कोई भी नहीं होता और साथ ही कोई ट्रेन काफी देर से आकर रुकी भी नहीं थी। शेनचेंग को ये लग रहा था कि नियान उसे वहाँ पर मारने लाई है। तभी नियान उसे बताती है कि वो खुद ही यहाँ पर नियान के साथ आया है और अगर वो चाहे तो वापस जा सकता है। तब जाकर शेनचेंग को थोड़ी तसल्ली होती है और फिर वो दोनों नियान के होम टाउन आ जाते हैं। और अब टाइमलाइन दोबारा 1991 में शिफ्ट हो जाती है। हैतंग उस रेड लेटर बॉक्स को चेक करती है तो वहाँ पर उसका वो लेटर नहीं होता। उसे लगता है कि बुक स्टोर के ओनर ने वो लेटर निकाल लिया होगा। वो इस बात को कंफर्म करने के लिए बुक स्टोर के ओनर से पूछती है, मगर वो कहते हैं कि उस लेटर बॉक्स की तो खुद नियान के पास होती है, तो वो लेटर कैसे निकाल सकते हैं। हैतंग को ये सब कुछ काफी शॉकिंग लगता है, इसीलिए वो शुन को कॉल करती है, मगर शुन उसकी कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि वहाँ पर पहले ही बाओ और छा की लड़ाई चल रही होती है। बाओ अपने आदमी के साथ छा के एरिया में आया था क्योंकि शुन और रेड दोनों ने मिलकर बाओ के आदमियों से लड़ाई की थी और अब बाओ को अपना बदला लेना था। बाओ एक एक करके अपने सब आदमियों को मारने लगता है और फिर वो जाकर छा से कहता है कि उसने तो अपने आदमी को मारा है, अब छा की बारी है शुन और उसके फ्रेंड को मारने की। छा को मजबूरी में शुन और रेड को मारना पड़ता है क्योंकि अगर वो बाओ की बात नहीं सुनता तो उन दोनों को ज्यादा डैमेज हो सकता था। हैतंग शुन को कॉल करने का काफी देर से ट्राई कर रही थी मगर शुन कॉल नहीं उठा रहा था और वो उठा भी कैसे सकता था। वहाँ पर तो पहले ही बाओ और छा की लड़ाई चल रही थी। बाओ अपने सब आदमियों को एक एक थप्पड़ मारकर छा से कहने लगता है कि अब छा की बारी है कि वो अपने दोस्तों को मारे। छा को पता था कि अगर वो बाओ की बात नहीं सुनेगा तो वो उन दोनों को ज्यादा डैमेज पहुंचाएगा, इसी वजह से मजबूर होकर उसे अपने दोस्तों को मारना पड़ता
है। छा के लिए उसके दोस्त उसके भाइयों की तरह थे, क्योंकि वो तीनों ही ऑर्फन थे और साथ में बड़े हुए थे। लेकिन उन तीनों को छा से मार पड़वाने के बाद भी बाओ को सुकून नहीं मिलता। वो कहने लगता है कि उसके एक आदमी को पाँव पर चोट आई है, जिसकी वजह से उसका पाँव टूटते टूटते बचा है। तो अब उसे भी शुन का पाँव तोड़ना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बाओ और उसके आदमी खुद शुन को मारेंगे। छा अपने भाइयों जैसे दोस्तों के साथ ऐसा नहीं कर सकता था, इसीलिए वो बाओ को वो पैसे जो कि छा और उसके दोस्तों ने मिलकर बड़ी सी बोट खरीदने के लिए जमा किए थे, वो पैसे वो बाओ को देने के लिए तैयार हो जाता है। बाओ ये सुनकर खुश लग रहा था। वो कहने लगता है हम सब तो दोस्त हैं, हमें इस तरह से लड़ना नहीं चाहिए और वो सब एक ही टीम है। छा को उसके साथ काम नहीं करना था, लेकिन बाओ उसे अपने साथ जोड़कर रखना चाहता था। अब बाओ वहाँ से जाता है और बाओ के सभी आदमी आकर छा की शॉप में उन तीनों को मारने लगते हैं और शॉप को भी अच्छा खासा डैमेज कर देते हैं। बाओ का प्लान यही था, छा और उसके दोस्तों को मारे, उनसे वो पैसे ले ले जो कि उन तीनों ने इतनी मेहनत से बोट खरीदने के लिए जमा किए थे, और उनकी शॉप को इस काबिल ही न छोड़े कि वो बाओ से अलग होकर पैसे कमा सकें। दूसरी तरफ हैतंग जब कॉल कर रही थी शुन को, वहाँ पर यीबू आ जाता है। अब यीबू वो पेज भी देख लेता है जो कि शुन ने हैतंग को दिया था। वो दोनों घर आते हैं और यीबू अपनी मदर की फोटो के सामने बैठकर रोने लगता है। ये रोने का नाटक वो इसलिए कर रहा था ताकि वो अपनी मदर की एशेस में से उस घर की डीड्स निकाल ले और उस घर को बेच दे, मगर हैतंग को ये सब कुछ पता लग जाता है। इस वजह से वो अपनी मदर की एशेस वहाँ से हटा लेती है। इन्हीं सब चीजों के दौरान यीबू से अपनी मदर की पिक्चर नीचे गिर जाती है और वो पिक्चर टूट जाती है, लेकिन इसका इल्जाम वो हैतंग पर डालता है और उसे जानवरों की तरह मारने लगता है। इसके बावजूद भी वो अपनी ग्रैंड मदर की एशेस यीबू को नहीं देती। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है छा की शॉप पर। छा की शॉप में एक लड़की भी काम करती थी। वो लड़की होंग को पसंद करती थी। वो देखती है कि होंग को कितनी ज्यादा चोट आई है और शॉप को भी काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। वो कोशिश करती है कि वो होंग को हॉस्पिटल ले जाए, मगर खुद डिसेबल होने की वजह से वो होंग को नहीं ले जा सकती थी। और होंग उस लड़की को प्रॉमिस करता है कि आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा और कभी भी वो उस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा। और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर कर रोने लगते हैं। अब अगले सीन में हमें हैतंग दिखाई जाती है जो कि छा की शॉप पर गई थी। वो देखती है कि पूरी शॉप का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और पूरी शॉप काफी बुरी तरह से डैमेज हुई हुई है। उसे शुन की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो शुन के घर जाती है। वो गेट को जोर जोर से बजा रही थी क्योंकि कोई गेट नहीं खोल रहा था, और तभी शुन बाहर से घर की तरफ आ जाता है। वो देखती है कि शुन को काफी इंजरीज हुई हुई है, इसलिए वो दोनों घर में आते हैं। वो शुन की इंजरीज को साफ कर कर उन पर मेडिसिन लगाती है। जब वो शुन को मेडिसिन लगा रही थी तो शुन हैतंग को काफी गौर से देख रहा था। वो देखता है कि उसके हाथ पर चोटों के निशान हैं। उसे पता चल जाता है कि यीबू ने दोबारा से हैतंग पर हाथ उठाया है। वो इसके बारे में हैतंग से पूछने लगता है, मगर हैतंग कुछ भी नहीं बताती और फिर वो अपने घर आ जाती है। अब अगले सीन में शुन वहीं पर जाता है जहाँ पर के यीबू गैम्बलिंग करता है। वहाँ जाकर वो यीबू को ये समझाता है कि अगर अब दोबारा से उसने हैतंग पर हाथ उठाया या उसे परेशान किया तो शुन उसे नहीं छोड़ेगा, और साथ ही वो बाओ को भी यीबू का पता बता देगा। बाओ का नाम सुनकर यीबू डरने लगता है और ये सब कहने के बाद शुन वहाँ से बाहर आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हैतंग अपने घर पर अपना होमवर्क कर रही थी। तभी वहाँ पर काफी जल्दी में यीबू आता है। यीबू यहाँ पर अपना सामान पैक करता है और घर से बाहर चला जाता है। ये सब कुछ तांग अपने रूम से देख रही थी। और फिर दूसरा दिन लग जाता है। तांग जब स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि शुन वहाँ पर आ रहा था। शुन तांग के लिए स्टीम बंस लाया था, मगर तांग शुन को वो स्टीम बंस लेने से मना कर देती है क्योंकि वो उसे कुछ खास पसंद नहीं थे। मगर शुन का वहाँ पे आने का मोटिव ये था कि वो तांग के लिए कुछ मेडिसिन लाया था उसकी इंजरीज पर लगाने के लिए, जैसे कि तांग शुन के लिए लेकर गई थी। अब वो मेडिसिन तांग को दे देता है और वो पूछने लगता है कि हैतंग ने शुन को कॉल क्यों किया था। तभी हैतंग उसे बताने लगती है उन्हीं लेटर्स के बारे में जो कि लेटर बॉक्स से गायब हो गए। वो कहती है कि उसने एक सुसाइड नोट उस लेटर बॉक्स के अंदर डाला था और जब उसने उस लेटर बॉक्स को चेक किया तो उसका वो सुसाइड नोट वहाँ से गायब हो गया था। यहाँ तक कि उसने बुक स्टोर के ओनर से भी पूछा था उस लेटर के बारे में, मगर उन्हें कुछ नहीं पता होता। तो फिर शुन हैतंग को ये कहता है कि वो स्कूल से आकर इन सब चीजों को देखेंगे। दूसरी तरफ मिस्तान छा की शॉप पर आई थी। वो देखती हैं कि सारा सामान बिखरा हुआ है और शॉप को काफी ज्यादा डैमेज हो गया है और छा किसी चीज को रिपेयर कर रहे हैं। वो पूछने लगती हैं शुन के बारे में। छा उन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि शुन दोबारा से स्कूल ज्वाइन करेगा क्योंकि वो नहीं देख सकते कि शुन उन्हीं के जैसा बन जाए। मिस्तान छा से पूछने की कोशिश कर रही थी कि शॉप पर क्या हुआ है, मगर वो नहीं पूछ पाती और फिर वो बगैर कुछ
कहे ही शॉप से बाहर आ जाती हैं और इसी के कुछ देर बाद उस शॉप पर शुन और होंग आते हैं। वो दोनों छा से माफी मांगने आए थे, मगर छा उन्हें ये कहने लगता है कि वो छा के लिए और मुसीबत ना खड़ी करें, और छा उन्हें ये कहता है कि उसे कुछ टाइम के लिए अकेला रहना है, इसलिए वो अपने रूम में जाता है और रूम को लॉक कर देता है। और अब दूसरी तरफ हैतंग की स्कूल से छुट्टी हो जाती है। जब वो बुक स्टोर पर आती है तो देखती है कि पहले ही शुन वहाँ पर खड़ा है और उसका इंतजार कर रहा है। फिर वो उसे दिखाती है कि इस लेटर बॉक्स के अंदर से वो लेटर गायब हुआ था और वही लव लेटर भी इसी लेटर बॉक्स के अंदर से आया था। अब वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो यहीं आसपास छुपकर उस इंसान को पकड़ेंगे जो कि लेटर्स को निकालता है। ब्लैंक पेपर लेकर उस लेटर बॉक्स में डाल देते हैं और पास की गली में जाकर उस लेटर बॉक्स को देखने लगते हैं कि वहाँ पर कोई इंसान आता है या नहीं। काफी देर हो जाती है वहाँ पर बैठे हुए, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया था। यहाँ तक कि हैतंग सोने लगती है। ये देखकर शुन हैतंग को घर जाने के लिए कहता है और कहता है वो यहाँ पर अकेला बैठकर पहरा देगा, मगर हैतंग उसे मना करती है और वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो फिर दोबारा कल यहाँ पर आकर उस इंसान को ढूंढेंगे। और फिर ऐसे ही दूसरा दिन हो जाता है। अपने प्लान के मुताबिक वो दोनों पहले से ही बुक स्टोर के बाहर थे और वो देखते हैं कि उन्होंने जो ब्लैंक पेपर डाला था अभी तक वो गायब नहीं हुआ और वो उसी लेटर बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। फिर उस ब्लैंक पेपर को निकाल कर वो दोनों बुक स्टोर के अंदर आ जाते हैं। कुछ देर बुक स्टोर में बैठने के बाद अब फिर से वो दोनों बाहर जाते हैं उस इंसान को ढूंढने के लिए। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और 2026 की टाइमलाइन दिखाई जाती है। नियान और शेनचेंग नियान के होम टाउन आ गए थे। वहाँ पर वही सिक्योरिटी गार्ड भी था, लेकिन वो उन दोनों की बातों पर अभी भी यकीन नहीं कर रहा था। वो तीनों बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वही ऑरेंज कैट आ जाती है। ये कैट 2026 और 1991 दोनों टाइमलाइंस में एक ही वक्त में प्रेजेंट होती है। जैसे ही वो कैट वो तीनों देखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड शेनचेंग के हाथ से लेटर पकड़कर लेटर बॉक्स में डाल देता है और दूसरी तरफ 1991 में शुन और हैतंग को उस लेटर बॉक्स में से कुछ आवाज आने लगती है। वो उस लेटर बॉक्स के पास जाते हैं और देखते हैं कि उस लेटर बॉक्स में एक लेटर रखा हुआ है। उसे देखकर उन दोनों को काफी हैरत होती है और डर भी लगने लगता है। 1991 की टाइमलाइन में हैतंग और ईशन सनशाइन बुक स्टोर वापस आ गए थे और मेल बॉक्स खोला, जहां उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड लेटर मिलता है। हैतंग समझती है कि वही लेटर है जो उसने पहले भेजा था और वो गुम हो गया था। अब एनवेलप के बिना वापस आ गया है। ईशन ने मेल बॉक्स अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन कोई हिडन मैकेनिज्म नहीं मिला उसे। ये अनयूजुअल हादसा दोनों को हैरत में डाल देता है और वो सोच रहे थे कि क्या मेल बॉक्स ऑटोमेटिकली सेंड और रिसीव कर सकता है लेटर्स को। वही 2026 में नियान और हैतंग का बेटा शेनचेंग नॉर्दर्न शिपिंग के बाहर एक सिमिलर रेड मेल बॉक्स के पास थे। शेनचेंग ने एक लेटर डिपॉजिट किया जो मिस्टीरियसली वैनिश हो गया था। उसने यूनियान और सिक्योरिटी गार्ड जांगचांग पर मैजिक ट्रिक परफॉर्म करने का इल्जाम लगा दिया। जांगचांग जो ग्रुप 3 का सिक्योरिटी गार्ड था, उसने डिफेंड करते हुए कहा कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और ये स्ट्रेंज फेनोमिना मैजिक नहीं हो सकता बल्कि असल में रियल है। नियान ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि लेटर सिंपली डिसअपियर होना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। स्केप्टिकल रहा और चैलेंज किया कि उनका फोन डिसअपियर करके दिखाओ। नियान ने उसे ये बताया कि इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होनी चाहिए। आधी रात और एक ऑरेंज कैट प्रेजेंस होना जरूरी है। जैसे जैसे वेदर ठंडा होता गया, नियान ने सजेस्ट किया कि वो घर चलते हैं और घर पर जाकर वो दोनों मिस्टीरियस इवेंट्स पर डिस्कस करते रहे। नियान ने रिवील किया कि पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक एक आदमी जिसका नाम यू जियोंग है, जो उसके फादर का रजिस्टर्ड नेम है, 20 साल से ज्यादा पहले मर चुका है, इम्प्लाइंग कि उसके करंट फादर एक चुराई हुई आइडेंटिटी के साथ रह रहे हैं। उन्होंने क्लूज रिव्यू किए, आइडेंटिकल बिस्किट टिन्स, ट्रेन के टिकट्स जो कि पूछुई शहर के थे और उसे अपनी फादर की सामान में से मिले थे, और वो स्ट्रेंज 1991 का लव लेटर जो हैतंग ने रिसीव किया था। नियान ने थ्योराइज किया कि उसके फादर और हैतंग का पास्ट में जरूर कोई रिलेशनशिप होगा। सस्पिशियस कंफर्म करने के लिए नियान ने डिसाइड किया कि वो हैतंग को एक और लेटर लिखेगी मेल बॉक्स और यू जियोंग के बारे में आंसर लेने के लिए। और यहाँ 1991 में भी हैतंग ने लेटर लिखा, लेकिन उसका वो लेटर डिसअपियर नहीं हुआ। और फिर उसने भी अंदाजा लगाया कि लेटर सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस में ट्रेवल कर सकता है, एग्जैक्टली एट मिडनाइट, और सिर्फ जब एक ऑरेंज कैट उस मेल बॉक्स के आसपास गुजरती हो। और यहाँ 2026 की टाइमलाइन में नियान ने अपने फादर के कुछ ओल्ड ऑब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए ताकि वो उनको नेक्स्ट लेटर के साथ भेज सके। शेनचेंग ने, जो अभी कन्विंस था कि ये सब एक ट्रिक है, उसने अपना फोन मेल बॉक्स में रिकॉर्ड करने के लिए रख दिया, साथ में अपना ब्लैंक लेटर और ओल्ड ऑब्जेक्ट भी डाल दिए।
अब मिडनाइट के वक्त उस कैट के आने के बाद यूनियन का लेटर सक्सेसफुली सेंड हो गया, लेकिन शेनचेंग का ब्लैंक लेटर और ओल्ड ऑब्जेक्ट और उसका फोन मेल बॉक्स में ही रह गए। उसके कुछ ही देर बाद हैतंग का रिप्लाई भी मिस्टीरियसली आ गया। शेनचेंग बहुत ज्यादा हैरत में था, लेकिन काफी फ्रस्ट्रेटेड था कि उसका फोन फेल हो गया रिकॉर्ड करने में। हैतंग के रिप्लाई में डेट लिखी हुई थी 1991 और उसका लेटर ये बताता था कि उसने एक स्ट्रेंज लव लेटर आया था और उसका खुद का जो सुसाइड नोट था वो डिसअपियर हो गया था। उसने पूछा कि वो लोग कौन हैं और क्या वो मेलबॉक्स के काम समझते हैं। ये लेटर कंफर्म करता था कि दोनों साइड सच्ची में अक्रॉस टाइम कम्युनिकेट कर रहे हैं। मीनवाइल यीशुन ने डिसाइड किया कि वो स्कूल वापस जाना चाहता है और हैतंग से रिक्वेस्ट की कि वो उनकी टीचर तांगशिन से मीटिंग अरेंज करने में उसकी मदद कर दे। मीटिंग के दौरान यीशुन ने अपने कंसर्न भी एक्सप्रेस किए अपनी फ्रेंड शादोंग के लिए, जिसने अपने पूल हॉल और आर्केड को डिस्ट्रॉय होने की वजह से आइसोलेट कर रखा था और मिस तान से रिक्वेस्ट की कि उनको विजिट कर ले। तांगशिन ने यीशुन के कहने पर छादोंग को विजिट किया, उसको रीबिल्ड करने के लिए कुछ पैसे दिए और उसके साथ हार्श वर्ड यूज किए ताकि उसकी फाइटिंग स्पिरिट वापस आ जाए। इनिशियल डेस्पेयर के बावजूद छादोंग ने तांगशिन की सपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। उसने रिजॉल्व किया कि वो राइज करेगा और अपने दोनों एसोसिएट इंक्लूडिंग यीशुन के साथ बिजनेस को रीबिल्ड कर लेगा। उसने तांगशिन को ये भी बताया कि ये मनी उसने उधार लिए हैं और कुछ दिनों बाद वो जरूर वापस कर देगा। 2026 में हैतंग का लेटर रिसीव करने के बाद नियान और शेनचेंग रियलाइज करते हैं कि मेलबुक सच्ची में डिफरेंट टाइमलाइंस को कनेक्ट करता है। अपनी क्लेम को और ज्यादा प्रूव करने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि एक और लेटर भेजेंगे जिसमें वेरीफाइबल फ्यूचर इवेंट इंक्लूड होगा। ये वाटर स्प्राउट फेनोमेन है जो कि मेवान टाउन में 23 सितंबर 1991 को हुआ था और बाद में इसका नाम लोंगशुई वार रीनेम कर दिया गया था। वो नोट करते हैं कि टाइम 1991 में 2026 के कंपैरिजन में फास्टर पास हो रहा है। मिडनाइट के वक्त 1991 में जब वही ऑरेंज कैट मेलबॉक्स के पास से गुजरती है, हैतंग मेलबॉक्स खोलती है और नियान का लेटर देखती है। वो यीशुन के पास भागती है और दोनों मिलकर लेटर पढ़ते हैं। दोनों हैरत में थे कि डेट थी 12 नवंबर 2026 यानी कि 35 इयर्स फ्यूचर में। वो डिसाइड करते हैं कि सितंबर 23 का वाटर स्प्राउट इवेंट को वेरीफाई करेंगे। फिर बाद में घर पर यीशुन केयरफुली कॉपी करता है उसी लव लेटर को जो हैतंग ने रिसीव किया था। उसने नोटिस किया कि उसकी अपनी हैंड राइटिंग और स्पेशल कैरेक्टर जिसमें शुन लिखा हुआ था काफी सिमिलर है उस लेटर में। ये सब कुछ ये बताता है कि वो लव लेटर जो कि हैतंग ने रिसीव किया था हो सकता है कि वो फ्यूचर के यीशुन ने लिखा हो। ये स्ट्रेंज इवेंट्स यीशुन को डीपली कंटेम्पलेट करने पर मजबूर करते हैं अबाउट मिस्टीरियस टाइम और इमोशंस, और वो वेट करता है अगला लेटर आने का कि फ्यूचर में क्या होगा। और उसी इवेंट का जो 2026 की टाइमलाइन वालों ने बताया था स्टार्ट होती है 1981 से मीवान टाउन में। हैतंग अभी छोटी सी होती है। उसकी माँ उसके लिए फिश केक्स लाई थी क्योंकि वो उसकी फेवरेट ट्रीट थी, लेकिन घर का माहौल अचानक बदल जाता है क्योंकि उसका बाप यीबू पैसों के लिए लड़ने लगता है और बात सीधी मारपीट तक चली जाती है। हैतंग चुपचाप खड़ी सब देखती रहती है। अपनी माँ को पिटता हुआ देखकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और उसी वक्त वो डिसाइड कर लेती है कि कभी जिंदगी में दोबारा फिश केक्स नहीं खाएगी। वो अपनी माँ से पूछती है कि उसके फादर गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक लड़की है और अपनी मॉम से कहती है कि अब से उसे सन यानी अजाय कहकर बुलाएं और वो अपनी मॉम से वादा कर देती है कि उसकी प्रोटेक्शन करेगी बिल्कुल एक बेटे की तरह। उसकी मॉम इस बात पर अग्री कर लेती हैं और दोनों एक सीक्रेट कोड बनाते हैं। उसकी मॉम कहती है कि अगर मैं कभी कहूँ सन चलो शीछाओ पर फिश केक्स खाने चलते हैं तो उसका मतलब ये है कि हैतंग को स्कूल के बाद सीधा स्टोन ब्रिज पर पहुँच जाना है। अब सीधा जंप करते हैं 2026 में। पुलिस को दरिया के पास एक औरत की डेड बॉडी मिलती है। उम्र का अंदाजा होता है 50 से 60 साल के बीच। ऑफिसर जाओ ये रिपोर्ट करता है कि डेथ की वजह ड्राउनिंग है। बाजू पर पुराने बर्न स्कार्स भी हैं और स्ट्रगल के निशान भी हैं। केस नियान और शेनचेंग तक पहुंच जाता है। शेनचेंग क्राइम सीन पर आता है। उसे बहुत अजीब फीलिंग्स आ रही थी। बॉडी इतनी ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी कि पहचानना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ नियान मॉग रूम के बाहर बेचैनी से बैठ कर उसका इंतजार कर रही थी। जब शेनचेंग बाहर निकलता है तो वो बिल्कुल चुपचाप होता है और एक और शॉक देता है कि बॉडी के साथ पैसेंजर सीट पर एक आदमी मिलता है, प्राइम सस्पेक्ट, और हो सकता है कि वही नियान का बाप हो। नियान बिल्कुल टूट जाती है। वो तो मानने से ही इनकार कर देती है कि उसके फादर कभी किसी का मर्डर नहीं कर सकते। शेनचेंग गुस्से और दुख में कहता है कि सच कभी भी नहीं छुपाया जा सकता, जल्दी उसके फादर भी पकड़े ही जाएंगे। नियान फिर भी अपनी होप खत्म नहीं होने देती। वो मियाओ मियाओ को कॉल करती है, कहती है कि घर में लेटर्स ढूंढो और एक स्पेशल मेल बॉक्स पर नजर रखो, सब कुछ सीक्रेट रहना चाहिए। पुलिस क्वेश्चनिंग में उसे सस्पेक्ट की फोटो दिखाई जाती है। नियान कहती है कि उसे फादर
नहीं है, कपड़े अलग, बॉडी अलग, सब कुछ मिसमैच है। तब पुलिस एक सच बताती है, नियान के असली फादर यू जियोंग 2004 में जेल में मर चुके थे और जिसे वो जिंदगी भर अपना फादर मानती हुई आ रही है, असल में तो वो एक इम्पोस्टर है। फिंगरप्रिंट से पता चलता है कि वो आदमी यीशुन था, एक्स कन्विक्ट। 1991 में इनवॉलेंट्री मैनस्लेटर का केस था उस पर और 13 इयर्स का जेल। नियान शॉक में चली आती है क्योंकि उसका पूरा गांव, दादी और सब आसपास के लोग उस आदमी को यू जियोंग कहते थे। दूसरी तरफ मियाओ मियाओ जो प्रेग्नेंट होती है फिर भी मेल बॉक्स का ख्याल रखती रहती है। शिपयार्ड का गार्ड अजीब स्पिरिचुअल और भूतों की बातें करने लगता है लेकिन वो इग्नोर कर देती है। मिसिंग पर्सन पोस्टर्स भी बनवा लेती है नियान के फादर के लिए और वो उन पोस्टर्स को उसी गार्ड को बाहर लगाने के लिए दे देती है। अब वापस चलते हैं 1991 की तरफ। हैतंग और यीशुन घर आते हैं और देखते हैं कि फर्नीचर बाहर फेंका जा रहा होता है। पता चलता है कि यीबू ने घर लोन के लिए मोर्टेज कर दिया था। डेब्ट कलेक्टर अग्रेसिव हो जाते हैं। वो सब लोग चले तो जाते हैं मगर जाते हुए धमकी देते हैं। अब यीशुन को बचाने के लिए हैतंग डिसाइड करती है कि वो घर छोड़ देगी और वो ये डिसाइड करती है कि रिलेशनशिप सीवरेंस एग्रीमेंट साइन करवाएगी घर के बदले। अब थोड़े दिनों बाद यीबू को बुलाकर वो रिलेशनशिप सीवरेंस एग्रीमेंट को साइन करवा लेती है और उसको हाउस डीड दे देती है और कहती है कि अब उनका कोई रिलेशन नहीं है। वो फ्री हो चुकी थी। वो सिर्फ दादी के एशेस और उनका कुछ सामान और अपनी बुक्स उठाती है। अभी रात को यीशुन हैतंग को स्पेस देने के लिए बाहर सो जाता है और फिर वो अपने दोस्त से मिलता है। पूछता है कि ट्रेंडी कपड़े कहाँ से मिलते हैं क्योंकि हैतंग अपना सारा सामान घर पर छोड़कर आ चुकी थी, इसलिए उसे आउटफिट्स की जरूरत थी। अब यीशुन रेड के साथ मार्केट जाता है और वहाँ से हैतंग के लिए बहुत सारी ड्रेस खरीद लेता है। बुक स्टोर में ओनर का बेटा कहता है कि उसने मेल बॉक्स की तरफ एक बिल्ली देखी है। मेल बॉक्स खोलता है तो बिल्ली नहीं बल्कि बहुत सारी लेटर्स होती हैं जो वो अपने साथ निकाल कर वहाँ से ले जाता है। स्कूल में अगले दिन हैतंग और यीशुन देखते हैं कि यीशुन के एक्सपेल करने के लिए पिटीशन चल रही है। हैतंग को पता चल जाता है कि ये शाओजिंग का काम है, इसलिए वो उसका सामना करती है। क्लास के सामने यीशुन का डिफेंस करती है और वो कहती है कि अगर किसी को भी यीशुन ने डायरेक्टली हर्ट किया हो या हरास किया हो तो वो सामने आ सकता है। जब कोई भी नहीं आता तो हैतंग क्लास को बताती है कि वो सब लोग सच जानते हैं और असली ब्लैक शीप यहाँ पर शाओजिन ही है। टीचर आ जाते हैं और उनका पिटीशन फेल हो जाता है। क्लास शुरू हो जाती है और सीन शिफ्ट जाता है बुक स्टोर पर। हैतंग और यीशुन दोनों मेल बॉक्स चेक करते हैं लेकिन अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। उन्हें ये नहीं पता चलता कि बुक स्टोर का ओनर लेटर्स निकाल चुका है। अब जैसे ही हैतंग घर पहुंचती है उसे यीशुन की ली हुई ड्रेसेस दिखती हैं। वो एक ड्रेस ट्राई करती है, खुशी से कहती है कि बिल्कुल फिट है, बस शूज थोड़े से बड़े हैं। शाम को जब वो दोनों लेटर्स अरेंज कर रहे होते हैं बारिश होने लगती है और फिर वो दोनों बच्चों की तरह बारिश में खेलते हैं और वो अपनी छोटी सी इस खुशी को एंजॉय करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है छादोंग पर जो कि अपनी शॉप बडीज बिलर्ड्स दोबारा से ओपन कर लेता है। हैतंग और तांगशिन जो कि मेजर शेयर होल्डर है सेरेमनी अटेंड करते हैं और सब लोग मिलकर रिबन कट करते हैं, खाना खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहती क्योंकि बाओ और उसके लोग आ जाते हैं। पहले तो सब लोग कांग्रेचुलेट करने की एक्टिंग करते हैं, फिर धमकी देने लगते हैं कि वो बिलियर्ड्स हॉल को अपने अंडर लेना चाहते हैं, यानी उसका कंट्रोल बाओ के पास रहेगा और वो छादोंग और उसके दोस्तों को सिर्फ कुछ शेयर्स दिया करेगा। लेकिन जब छादोंग इस बात पर अग्री नहीं करता फिर उनके आदमी जगह को तोड़फोड़ करने लगते हैं। हैतंग बुक स्टोर में जब लेटर्स को अरेंज कर रही थी उसे अचानक से एक लेटर मिलता है जिसकी तारीख 2026 होती है और यहीं पर जाकर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। हैतंग और यीशुन को दिखाते हुए वो दोनों लेटर पढ़ रहे थे। हैतंग उस लेटर को काफी गौर से देख रही थी। उसका हर एक सेंटेंस रोजमर्रा जिंदगी से इतना मैच कर रहा था कि शुन को भी काफी हैरत हो रही थी। दोनों का आई कांटेक्ट होता है और फिर एक ऑकवर्ड सा साइलेंस क्योंकि ये लेटर एक अनसेंट लव लेटर था जो कि ये क्लेम करता था कि फ्यूचर की तांग यीशुन ने भेजा है। मगर यीशुन सोचने लगता है कि अगर ये लेटर सच में उसकी फ्यूचर सेल्फ ने भेजा होता तो वो इस तरह की सेंटिमेंटल बातें कभी भी नहीं लिखता। हैतंग ने कहा कि ये लिखा हुआ सब कुछ इतना सच लग रहा है क्योंकि उनकी मुश्किल जिंदगी जैसे रोजाना के झगड़े, डेब्ट कलेक्शन, हमेशा का डर और उसमें शुन वो पुराने दिनों को याद कर रहा है और कहता है कि वो उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे जिन्हें वो कभी भी नहीं भूल सकता। शिन को अजीब लग रहा था कि उसकी फ्यूचर सेल्फ ऐसी बातें क्यों लिख रही है। फिर यीशुन ने ध्यान से सुना जब हैतंग ने उस ओल्ड मैन के बारे में बताया जो कि एक कैट के साथ फ्लैट बेड कार्ड पर एग्जैक्टली ऐसी ही रेड पोस्ट बॉक्स लेकर गुजरा था। उसने उस आदमी को सिर्फ एक दफा देखा था और वो उस टाउन का भी नहीं लग रहा था, मगर पोस्ट बॉक्स उसके अगले दिन ही सनशाइन बुक स्टोर के बाहर नजर आया था। यीशुन को याद आता है कि उसने भी उस ओल्ड मैन को हैतंग के घर के बाहर देखा था। दोनों के नाम उस लेटर में लिखे हुए थे तो दोनों ये फैसला करते हैं इस पोस्ट बॉक्स का राज उनसे ही जुड़ा हुआ है। वो बारिश में निकल पड़ते हैं उसी ओल्ड मैन को ढूंढने के लिए। वो रास्ते में फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज पर डिस्कस कर रहे थे।
लेकिन वो आदमी मिला ही नहीं। यीशुन अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। कहता है अगर ये सब सच भी हो तो इसका क्या मतलब है। मगर हैतंग ने कहा कि अगर सच में फ्यूचर से लेटर आ रहे हैं तो वो पूछना चाहती है कि क्या वो कॉलेज में जा पाएगी और मीवान से निकल पाएगी। यीशुन उसे फौरन कहता है कि तुम जरूर जाओगी। जब हैतंग ने यीशुन से फ्यूचर के बारे में पूछा तो उसने कहा कि कभी सोचा ही नहीं, बस इतनी उम्मीद है कि उसका फ्यूचर सेल्फ ठीक हो। मगर दिल में एक पेसिमिस्टिक एहसास था कि शायद कुछ अच्छा ना हो। हैतंग ने कहा अगर बुरी चीजें पहले पता चल जाएं तो उनसे बचा भी तो जा सकता है। दोनों नियान के बारे में सोचने लगते हैं। क्या वो सच में उनके फ्यूचर सेल्फ को जानती है? फिर भी एक अजीब सी ट्रस्ट उन्हें महसूस हो रही थी, बिल्कुल उस लव लेटर वाली फीलिंग जैसी। 2026 में नियान रिप्लाई का इंतजार कर रही थी। जब वो हैतंग के बेटे शेनचिंग से डिस्कस कर रही थी तभी पुलिस कॉल आती है कि वांग जियांगलिंग नेशनल हाईवे गैस स्टेशन पर एक ओल्ड आदमी मिला है। शायद वो नियान का फादर हो। नियान दौड़ती हुई वहाँ पहुँच जाती है मगर वो उसका फादर नहीं था, ना वो शख्स जिसे वो ढूंढ रही थी। वहाँ से निकलकर नियान के दिल में डर और गिल्ट भर गया। अगर मेरे फादर भी कहीं खो गए हों, नाम भी याद ना हो और घर का रास्ता भी नहीं। वो रोने लगती है सोचते हुए कि उसने उनसे झगड़ा ही क्यों किया था। बस यही चाहती थी कि वो जहाँ भी हो ठीक हो। इधर छातोंग, यीशुन और उनके दोस्त अपनी नई शॉप साफ कर रहे थे। बाओ का हंसमैन वहाँ पर फ्रूट लेकर आता है और छादोंग को इलेक्ट बिजनेस में लाने की कोशिश करता है। छादोंग ने उसे तमीज से मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो सब कुछ इन कामों से थक चुके हैं और वो लोग अब बोट में वापस नहीं बैठेंगे। हैंसमिंग ने उसे जबरदस्ती ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन छादोंग ने साफ कह दिया कि अब वो सिर्फ पूल हॉल ही चलाएंगे और ऑनेस्ट वे से अर्निंग करेंगे। हैंसमिंग के जाने के बाद छादोंग ने सबको कहा कि बाओ की गैंग को तंग ना करना, मगर ये भी बोला कि अब कोई उन्हें वापस रैप कलेक्शन में नहीं घसीट सकता। फिर सबको काम पर लगा दिया। थोड़ी देर बाद तांगशिंग, यीशुन की टीचर, वहाँ पर आ गई थी। छादोंग का ऑनेस्ट बिजनेस स्टार्टअप देखकर वो इम्प्रेस हो गई थी। अब उन्होंने यीशुन को वापस स्कूल आने की परमिशन भी दे दी, लेकिन 2 कंडीशंस के साथ। पढ़ाई में मेहनत करे और कोई शरारत नहीं, और हैतंग उसे ट्यूशन देगी। दूसरा ये कि स्कूल के बाहर फाइट्स या बैड कंपनी बिल्कुल भी नहीं, वरना सीधा एक्सपल्जन। यीशु ने अपनी टीचर को थैंक यू कहा और फौरन से सब शर्तों को मान गया। शिन डिनर का इनवाइट मना करके चली गई, लेकिन छादोन ने मजाक में यीशुन को डांटते हुए कहा कि अपनी टीचर को रोक लेना चाहिए था। रात को हैतंग यीशुन के घर उसके बाल काटने गई, क्योंकि नेक्स्ट डे यीशुन को स्कूल स्टार्ट करना था। उसने बाल काटते हुए कहा कि शेन शाओजुन या किसी और से लड़ना मना है। कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे पढ़ा सकती है और उसकी मदद करेगी। यीशुन ने हैतंग को बताया कि उसे मैथ्स पढ़ने में काफी मुश्किल आती है और बहुत सी चीजें उसे समझ नहीं आती। हैतंग ने प्रॉमिस किया कि वो उसे तब तक समझाएगी जब तक कि वो पूरी तरह से समझ नहीं जाता। फिर हैतंग ने उससे पूछा कि कभी सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में। यीशु ने कहा उन जैसे लोग रोज का गुजारा करते हैं, फ्यूचर सोचना तो लग्जरी है, खासकर जब उनका बचपन भूख से गुजरा हो। अकेला आदमी क्या सोचेगा। हैतंग ने उसे हौसला दिया कि इस तरह से गिव अप मत करो। उसने बताया कि कॉलेज उसकी जिंदगी की उम्मीद है, मीवान टाउन और उसके बाप यीबू से बचकर भागने का रास्ता। हैतंग की दादी ने अपना घर उसके नाम कर दिया था और मरते वक्त उसे कहा था कि घर बेचकर टाउन से बाहर चली जाना अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। जब भी उसका बाप वायलेंट होता था वो अंदर से रिपीट करती थी और अपने आप को हिम्मत दिलाती थी कि कॉलेज पास कर लो और मीवान से निकल जाओ। यीशिन को यकीन था कि वो कर लेगी। हैतंग ने कहा कि वो दोनों साथ में पढ़ेंगे और साथ मिलकर सब कुछ चेंज करेंगे। यीशिन को शक था कि वो उतनी अच्छी यूनि में नहीं जा पाएगा। हैतंग ने मजाक में कहा कि फाइटिंग से इजी है एंट्री टेस्ट को पास करना। हेयर कट के बाद हैतंग देखती है कि यीशिन काफी नीट लग रहा है और यीशिन को अपनी खुद की शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। अब यीशुन ने हैतंग को घर छोड़ दिया और जाने से पहले एक ग्रीटिंग कार्ड दिया। यीशुन खुशी से उसके पोस्ट कार्ड को देख रहा था, बिल्कुल बेखबर कि उसके घर से कुछ आवाजें आ रही हैं। जैसे ही हैतंग अंदर गई किसी ने उस पर हमला किया और वो बेहोश हो गई। सुबह यीशुन उसे स्कूल लेने आता है, लेकिन कमरा खाली था, इसलिए उसे लगता है कि हैतंग स्कूल जा चुकी है। स्कूल में शेन शाओजुन ने फिर से प्रोवोक किया शुन को, लेकिन इस दफा शुन ने लड़ाई को अवॉइड किया क्योंकि उसे अपना प्रॉमिस याद था। जब पता चलता है कि हैतंग सिक लीव पर है, जो कि उसके बाप ने यहाँ पर जमा करवाई है, यीशुन डर जाता है और बीच स्कूल से भागकर हैतंग के घर जाता है, मगर उसका घर खाली था। वो फौरन से पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस के हिंट से अंदाजा हो जाता है कि यीबू हैतंग को साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल ले गया होगा, प्रॉपर्टी के लालच में उसे मेंटल इलनेस का लेबल लगा के बंद करवाने के लिए।
हीशुन फौरन से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर वो देखता है कि यीबू हैतंग को जोर जबरदस्ती से अंदर घसीटता हुआ ले जा रहा है, लेकिन वहां पर आकर यीशुन उसे रोकता है। अब यीशुन उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर यीबू ड्रामा स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि उसकी बेटी एक साइको है और वो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। अब इसके साथ साथ ये लड़का भी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अब वहाँ यीबू और यीशुन की लड़ाई शुरू हो जाती है और हॉस्पिटल का स्टाफ आकर उन दोनों को अलग करवाता है। यीशुन ने हैतंग को वहाँ से निकाला। वो बिल्कुल टूट चुकी थी, मगर यीशुन बस सॉरी बोलता जा रहा था। अब यीशुन कहता है कि चलो घर चलते हैं। यीशुन काफी गुस्से में होता है, यीबू ने अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे किया। हैतंग ने अपना पास बताया कि उसकी माँ यीबू के वायलेंट और जुर्म की वजह से उसके घर से भाग गई थी, मगर यीबू ने उसकी माँ पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि वो फैक्ट्री से पैसे लेकर भागी है। यीबू ने दुनिया के सामने शरीफ आदमी बनने का रोल किया। फैक्ट्री के लोग तो उसे हीरो समझते थे, आग में लोगों को बचाने वाला, नेबर्स का हेल्पर। और जब भी हैतंग किसी को बताने की कोशिश करती यीबू के बारे में, तो लोग उसे डेल्यूजनल कहकर झूठा साबित कर देते थे। फिर यीशुन ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि उसने कभी अपने बाप को नहीं देखा। माँ उसे 4 साल की उम्र में छोड़कर चली गई। मैं वापस आ जाऊंगी ये कहकर बहुत दिनों तक भूख से मरने के बराबर होने के बाद एक ऑर्फेनेज वाले उसे ले गए। उसका नाम भी उसकी टीचर तांगशिंग की माँ ने दिया। उसने कहा कि उसके पेरेंट्स ने कभी परवाह नहीं की, इसी वजह से उसने जीना और लड़ना दोनों खुद सीखा। फाइटिंग तब स्टार्ट हुई जब लोग उसे स्ट्रे डॉग कहने लगे और उसकी बुक और स्टेशनरी, स्कूल का सामान सब टॉयलेट में फेंक देते थे और बुली करते थे। तांगशिन और चबी आंटी तांगशिन की मदर को कहता था वो। उन दोनों ने हमेशा उसे हिम्मत दी और कहा कि गिव अप मत करो, पढ़ाई पर फोकस करो। फिर उसने बताया कि तानचिंग और छादोंग कभी एक कपल थे, लेकिन तानचिंग ने रिलेशनशिप छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि छादोंग रॉन्ग पैथ पर चला गया है। यीशुन ने बताया कि छादोंग और रेड ने क्या क्या दुख देखे हैं। छादोंग के पास एजुकेशन नहीं थी और रेड का बाप एक मर्डरर था। माँ ने लोगों की बातों से तंग आकर खुद को खत्म कर लिया था और फिर इन सब चीजों के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। जिंदगी कितनी फ्रेजाइल लगती है। ये सब सुनकर हैतंग ने शुन से पूछा कि उसने उसकी जान क्यों बचाई थी उस दिन। यीशुन ने कहा कि मैं चाहता था कि तुम जिंदा रहो, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुम बहुत मेहनती हो और तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। उसने कहा कि जब वो खुद जख्मी था और हैतंग उस तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रही थी, तब पहली बार उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास भी है। और फिर बोला कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा फैमिली बन सकता हूँ। हैतंग ये सुनकर रोने लगती है और हाँ कह देती है। अब दोनों ने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे का सहारा बनेंगे और एक दूसरे को हेल्प करेंगे ये जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। उन दोनों की जिंदगी फिर से नॉर्मल होने लगती है। दोनों ने पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया था। हैतंग पहली दफा बाईसाइकिल की राइड करती है, बाईसाइकिल चलाना सीखती है और साथ साथ वो शुन को मैथ्स पढ़ाती है, उसे ट्यूशन देती है। 23 को दोनों डॉक पर जाते हैं। वहाँ गए हुए उन्हें काफी देर हुई थी और शाम खत्म होने लगती है। उन दोनों की उम्मीद टूटने लगती है ये सोचकर कि वो सब कुछ झूठ होगा। तभी पानी में से वो वाटर स्प्राउट, जिसे लोग ड्रैगन कहते हैं, सामने आ जाता है। अब उन दोनों को यकीन आ गया था कि वो लेटर और मेल बॉक्स सब कुछ सच है। हैतंग ने फौरन से लेटर लिखा, डेट लिखी 23 सितंबर 1991। उसने कहा जो लेटर पहले मिला था वो यूज योंग का नहीं था, वो लेटर पहले से फटा हुआ था। और उसने ये भी बताया कि वो दोनों बीजिंग सिटी के बारे में नहीं जानते हैं। और लेटर्स तब आते हैं जब एक ऑरेंज कैट रात को पोस्ट बॉक्स पर जंप करती है। उसने रिक्वेस्ट की कि प्लीज उसे ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दे। 2026 में नियान के पास रिप्लाई आ गया। हैतंग का बेटा शेनचंग ये देखकर हैरान रह गया और कहने लगा कि क्या तुम श्योर हो कि ये मेरी मॉम है। नियान ने कहा कि कंफर्म नहीं कह सकती, खास करके जब उसने लिखा है कि वो लेटर उसके फादर का नहीं था। दोनों ने सोचा कि ये पोस्ट बॉक्स मल्टीपल टाइमलाइंस को कनेक्ट करता होगा और शायद कोई और भी उसे यूज कर रहा हो। चीजें पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगती हैं। शेनचंग कहने लगता है कि नेक्स्ट लेटर वो लिखेगा और एक ऐसा सवाल लिखेगा कि जिसे सिर्फ उसकी मॉम ही रिप्लाई कर सकती है और ये उसका लास्ट चांस होगा यकीन करने के लिए कि वो उसकी मॉम है या नहीं। नियान काफी बहस के बाद हाँ कर देती है। एपिसोड एंड हो जाता है जब नियान ने फोन पर किसी को कहा कि वो पूछ हुई जा रही है क्योंकि शेनचंग की मदर मिल गई है। ओके गाइस, सो यहाँ जाकर वीडियो खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय।